सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 12th क्लास की फिजिक्स का रहेगा, जिसमें आज हमारे पास होगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस का नियम क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट टॉपिक हमारा हो चुका है तथा उससे संबंधित कुछ कंडीशनों के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं तथा जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने व्युत्क्रम वर्ग नियम से या कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति भी की है। तो गाउस के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग हमारे पास में कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा वो ही ज्ञात करेंगे हम आज के टॉपिक में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास चालक गोला लीजिए चाहे गोलीय कोश लीजिए, जब उसे आवेश दिया जाता है तो सबसे पहला काम तो है कि उसके ऊपर आवेश का सतत वितरण होता है, जिसका टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुका है और लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सेकंड हमारे पास में यह है कि जब किसी चालक को या गोलीय कोश को हम यदि आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके किसी भी भाग में दिया जाता है, लेकिन वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी वो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो जो क्रिया हमारे पास किसी गोलीय कोश के लिए होगी, सेम वही प्रोसेस हमारे पास किसी चालक गोले के लिए भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम किसी चालक गोले के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम ये माने कि हमारे पास कोई एक चालक गोला है और उस चालक गोले की जो रेडियस है वो मान लीजिए कितनी है, कैपिटल R। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक गोला है, यहां पर हमारे पास कोई चालक गोला है और उस चालक गोले की जो रेडियस है वो मान ली हमने कितनी है, कैपिटल R है और इसका केंद्र बिंदु O है। जब इस चालक गोले को हम आवेश देते हैं तो वो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, क्योंकि उस पोजीशन में उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होगी, यानी वो स्थायित्व की अवस्था में होता है जब आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। तो माना कि इसे Q चार्ज दिया गया है जो इसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ये इसे Q चार्ज दिया गया है। तो जब इसे प्लस Q चार्ज दिया है तो ये चार्ज इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब हमारे को ये पता है कि जब कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम किसी चार्ज को लेके आते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और एकांक धन आवेश को लेके आते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को ही हम उस विद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो तीव्रता हमारे पास जो ज्ञात करनी है वो कौन से नियम से ज्ञात करनी है, हमें गाउस के नियम से ज्ञात करनी है, न कि कूलाम के नियम से। क्लियर है? तो गाउस का जो नियम था उसके अनुसार हमारे पास ये था कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा ही होगा। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारे पास एक ऐसे पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे कि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे काल्पनिक बंद पृष्ठ को बोला जाता है गाउसियन पृष्ठ। याद रखना आप इसमें। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम जिस सरफेस की बात करेंगे वो सरफेस हमारे पास कौन सा होगा, गाउसियन सरफेस होगा। क्लियर? जो कि एक काल्पनिक पृष्ठ होगा। अब हमारे पास गाउस का जो नियम है उसके अनुसार यह है कि वो जो काल्पनिक सरफेस हमने लिया है उस सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स होगा वो हम दर्शाएंगे किससे, फाई से। उसका जो मान होगा वो मान उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध टोटल आवेश, यानी उस सरफेस से रिलेटेड ही वो चार्ज होगा। सरफेस के बाहर यदि कोई चार्ज है तो उसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होगा, सरफेस के द्वारा ही रिलेटेड होना चाहिए। तथा अपोर में क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्लियर? और यदि मीडियम होगा तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एप्सिलॉन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास गाउस का नियम हो गया। हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस फॉर्मूले के द्वारा और हम जानते हैं कि इस फाई का जो मान होता है वो हम जानते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है और हमारे पास में आ गया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हमें किसका मान ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। ई जो हमारे पास में है इससे चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जो कि आपके इस तरफ भी होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ भी होगी, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरेंगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो धनावेश से बाहर की ओर होंगी और किसी गोले के लिए तो वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी आपके बाहर की ओर त्रिज्यीय। ये आपके जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस बोर्ड के ऊपर ही नहीं है बल्कि बाहर की ओर भी हैं और पीछे की ओर भी है, क्योंकि हमारे पास जो गोला है वो इस प्रकार से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर भी, इस साइड भी, चारों तरफ से फैलती हुई होंगी। तो अब हमारे पास आप ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपके इस सरफेस से स्टार्ट होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, इसके सरफेस पर।
क्या इस गोले के भीतर कोई चार्ज मौजूद है? उस गोले के भीतर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गोले के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पर है? उसके सरफेस पर। तो गोले के भीतर यदि कोई आवेश ही नहीं होगा तो क्या वहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी? बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आ रही है? उसके केंद्र से आ रही है। तो हमें आती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन रियल में वो कहां से स्टार्ट हो रही है? उसके सरफेस से स्टार्ट होंगी। तो आपके पास सरफेस से आती हुई आपको दिखाना है। इस लाइन को आप थोड़ा इसी प्रकार से बना लीजिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरफेस के क्या होती हैं? लंबवत भी होती हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा आज के टॉपिक में हमारे पास। तो अब इससे आगे हम ये देख सकते हैं कि किसी बिंदु के ऊपर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आप ये सोचिए कि बिंदु तो मैं यहां पर भी ले सकता हूं, यहां पर भी बिंदु मान सकता हूं, जो बिंदु है वो मैं यहां पर भी मान सकता हूं, इसके भीतर भी ले सकता हूं। तो जिस बिंदु की मैं बात कर रहा हूं वो बिंदु मैं कोई सी भी जगह पर ले सकता हूं। लेकिन संभावनाएं कितनी बनती है? एक तो कंडीशन बनती है कि वो सरफेस के बाहर कहीं ना कहीं हो, एक हो सकता है कि वो बिंदु आपकी सरफेस के ऊपर ही कहीं ना कहीं हो, और एक कंडीशन आपकी बन सकती है इसके भीतर कहीं ना कहीं हो सकता है। तो हमारे पास तीन कंडीशन बन जाती हैं। एक तो सरफेस के बाहर आप बिंदु ले सकते हैं, एक सरफेस के ऊपर बिंदु ले सकते हैं, और एक सरफेस के भीतर आप कोई बिंदु ले सकते हैं। तो तीन पॉइंटों के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है गाउस के नियम का उपयोग करते हुए। तो अब आपको सबसे पहले तो ये भी पता होगा कि गाउस के नियम का उपयोग करने के लिए वहां पर एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी, और काल्पनिक पृष्ठ जो अभी आपको बताया कैसा होगा? गाउसियन पृष्ठ होगा। गाउसियन पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? समान होता है। तो अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए कि इस पूरे चालक को कितना आवेश दिया गया है? Q आवेश दिया गया है। और संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर के क्षेत्रफल को कितना आवेश मिल रहा है? Q आवेश मिल रहा है। तो वहां पर संपूर्ण गोले की बात न करके यदि हम उसके एकांक क्षेत्रफल के ऊपर आवेश की मात्रा ज्ञात करें, मतलब इसके टोटल के ऊपर आवेश की मात्रा नहीं ज्ञात करनी, बल्कि इसके किसी एक छोटे भाग की बात करनी है। मतलब हमारे पास ये पूरा गोला है, तो पूरे गोले पर जो चार्ज है वो तो हमारे पास Q है, लेकिन हम इसके किसी छोटे भाग की बात करते हैं तो छोटे भाग पर आवेश कितना होगा? याद आ गया होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास टोटल Q अपॉन उसका टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से यदि हम आवेश की मात्रा ज्ञात करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और Q बराबर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर तीन अलग अलग स्थितियों के लिए वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से मान हम निकालेंगे। तो लेते हैं नंबर फर्स्ट कंडीशन कि यदि बिंदु P जो है वो सरफेस के बाहर स्थित हो। तो जो गोले के लिए अभी आपको समझाया उसके लिए जो वर्णन हमने किया उस वर्णन को थोड़ा सा हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं कि हमारे पास माना कि r त्रिज्या का कोई चालक गोला है। ध्यान रखना कि यदि गोलीय कोष आपके पूछा जाता है तो यहाँ पर चालक गोले को हटा देना और उसकी जगह गोलीय कोष लगा देना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, जिसके पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, क्योंकि चालक गोले के लिए आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर ही फैलता है, जबकि अचालक गोले में जहां पर आवेश दिया जाता है आवेश वहीं पर ही स्थित होता है। ये थोड़ा अंतर होता है। तब चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। चार्ज का मान हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां तक के टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में लिखते हैं इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इसकी हो जाती है गोले की सतह के बाहर यदि कोई बिंदु लेते हैं P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारे पास चालक गोला जिसकी रेडियस r है तथा इसको प्लस Q आवेश दिया गया है जो इसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित है। अब हमारे पास टॉपिक ये है कि इसके केंद्र से r दूरी पर, कैपिटल R इसकी रेडियस है, और केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु लिया है हमने P, जहां पर हमें इस गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके इस तरफ से हैं, जो भी आपको समझाया, चारों तरफ से आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो एक विद्युत क्षेत्र रेखा हमने यहाँ पर मान ली है समझाने के लिए, बाकी आप अन्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बिंदु P है उस P की कल्पना हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। R दूरी आपकी इस तरफ भी हो सकती है, R दूरी इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी R दूरी हो सकती है, बाहर की ओर भी R दूरी मान सकते हैं। मतलब आपके पास ये जो चालक गोला होगा तो इसके केंद्र से R दूरी यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, इसके चारों तरफ R दूरी हो सकती है, ऊपर भी आपकी दूरी R हो सकती है। तो इस प्रकार से पूरा एक सर्कल बन सकता है।
इस प्रकार से बन सकता है। इसका मतलब एक गोले के चारों तरफ एक दूसरा गोला कंप्लीट हो जाएगा यदि हम ये दूरी r लेते हैं और बिंदु P यहाँ न लेके इसके चारों तरफ मानते हैं। जैसे मान लीजिए इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने ये बिंदु P लिया है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो मान लिया हमारे पास 1 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो वापस इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मान निकालेंगे E का, तो वो भी कितना होगा 1 न्यूटन प्रति कूलाम। तो जितने भी बिंदु हमने लिए हैं यदि हम उन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास एक सरफेस बन जाएगा और वो सरफेस इस गोले के चारों तरफ एक नया गोला बन जाएगा और वो जो गोला बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r होगी। जैसे मान लीजिए फुटबॉल होता है, फुटबॉल के अंदर एक छोटी बॉल और होती है जिसे कि हम ट्यूब बोलते हैं। तो एक अंदर वाला जो गोला बन गया, एक उसके बाहर वाला गोला बन जाएगा। तो हमारे पास अंदर वाला गोला तो हो गया ये कैपिटल R त्रिज्या का। अब उसके बाहर वाला जो कवर होता है वो एक तरह से क्या बन जाएगा, इसका गाउसियन पृष्ठ बन जाएगा। यदि केंद्र से r दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो हमारे पास में एक नया गोला और कंप्लीट हो जाएगा और जिसकी हमने कल्पना की है और इसी को बोला जाता है गाउसियन पृष्ठ। तो इस स्थिति में हमारे पास गाउसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, एक गोला बनेगा और उसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r होगी। यहाँ से ध्यान दीजिए कि स्मॉल r बड़ा है और कैपिटल R जो यहाँ तक का ही है वो छोटा है, इसलिए कंडीशन लिखी है हमने स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r जो है वो बिंदु P की केंद्र से दूरी है, जबकि कैपिटल R जो है वो उस गोले की रेडियस है। हम यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R के ग्रेटर देन और लेस देन इनके द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं कि आपका जो बिंदु होगा वो सरफेस के बाहर होगा या भीतर होगा या उसके सरफेस पर होगा। तो अब हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, माना कि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब गाउसियन पृष्ठ स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला होगा। तब यहाँ पर जब भी हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी कि हमें वहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है कि उस परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर गाउसियन पृष्ठ कैसा बनेगा। तो इस कंडीशन के अनुसार हमारे पास गाउसियन पृष्ठ कैसा बनता है, एक गोला बनता है जो भी कितनी त्रिज्या का, r त्रिज्या का। सेकंड कंडीशन हमारे पास में है कि जो सरफेस हम कल्पना करते हैं उस सरफेस के ऊपर हम एक अल्पांश काटते हैं और उस अल्पांश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे वो ds वेक्टर हमारे पास किस प्रकार से होगा, जिसका कि हम विद्युत फ्लक्स के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद उसके पृष्ठ पर एक अल्पांश आपको काटना है जो कि आप बिंदु P पर ही काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक अल्पांश काटा है और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, ds हमने मान लिया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है उस काटे गए अल्पांश के तल के लंबवत। हमारे पास E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना है कि जैसे विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से, तो जो सरफेस रख रहे हैं तो ये तो आ गया हमारे पास एरिया, जबकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ। तो हमारे पास ये गोला हो गया, गोले का क्षेत्रफल ये हो जाएगा और इसकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, जबकि ई वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। यानी ई वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। तो हमारे पास ds वेक्टर जो होगा उस ds वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, यानी ई वेक्टर पैरेलल होगा किसके, ds वेक्टर के, क्योंकि इस प्रकार से सतह है तो ds वेक्टर इस तरफ और e वेक्टर भी इस तरफ। यदि आप यहां पर लेते हैं तो e वेक्टर इस तरफ और ds वेक्टर भी इस तरफ। तो ये हो गई हमारे पास इसकी संरचना कंप्लीट। फर्स्ट पॉइंट गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना, सेकंड गाउसियन पृष्ठ के ऊपर एक अल्पांश काटना और उस अल्पांश के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को निश्चित करना कि e वेक्टर के साथ वो कितने एंगल पर है। थर्ड हमें देखना है कि इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा कितना आवेश कवर किया जा रहा है। तो देखिए जो चार्ज आपने दिया है वो चार्ज इस गोले के ऊपर है, तो जितना भी चार्ज आपने दिया है वो इस गोले के पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि पूरा का पूरा ये गोला जो है वो इस डॉट डॉट वाले के अंदर आया या नहीं आया। इसका मतलब गोले के ऊपर जितना भी चार्ज मौजूद है वो कंप्लीट इस डॉट डॉट के अंदर आ चुका है, यानी संपूर्ण चार्ज Q जो है
वो उस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा बाउंड हो चुका है। तो गाउसियन पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध टोटल चार्ज होगा सिग्मा क्यू, उसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर गाउस के नियम का यूज करेंगे और ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं क्या होगा इसके आगे का भाग। तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम हम जानते हैं कि समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो फर्स्ट हमने लिखा गाउस का नियम। सेकंड लाइन जो आपको करनी है, आपको ये डॉट हटाना है, ई ds cos थीटा बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्योंकि जैसे ही डॉट हटाएंगे ई का परिमाण, ds का परिमाण और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। सेकंड लाइन में डॉट हटा दीजिए। थर्ड लाइन में थीटा और सिग्मा क्यू की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से देखिए ई वेक्टर और ds वेक्टर, क्योंकि थीटा जो कोण है वो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में ही है। जब दोनों हमारे पास यहाँ पैरेलल होंगे यानी एक ही डायरेक्शन में होंगे, समांतर होंगे, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर। और गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध टोटल चार्ज की मात्रा कितनी होगी, क्यू होगी। तो थर्ड लाइन में थीटा और सिग्मा क्यू का मान पुट करना है। तो थर्ड लाइन हमारे पास आ जाएगी समाकलन ई ds cos 0 डिग्री बराबर सिग्मा क्यू का जो मान है वो क्यू रहेगा, अपोन में क्या जाएगा, एप्सिलॉन नोट। थर्ड लाइन हो जाएगी ये। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फोर्थ लाइन में cos 0 का मान पुट कीजिए। तो अब आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का डेरिवेशन। पुनः मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। फर्स्ट गाउस के नियम से हमारे पास समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नोट। फोर्थ लाइन जो हमारे पास में आ जाएगी ई ds cos 0 का मान कितना, 1 बराबर में आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये चौथी लाइन आपके कंप्लीट। पांचवी लाइन में हमारे को समाकलन के अंदर जो मान कांस्टेंट होता है वो समाकलन के बाहर हो जाता है, जबकि जो चेंज होता है वो रहता है समाकलन के भीतर। ई का मान चेंज नहीं होता है क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की केंद्र से जो दूरी है वो बराबर रहेगी, और जब हर बिंदु की दूरी बराबर होगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, समान। इस कारण से पांचवी लाइन जो होगी उसमें ई को कर दीजिए आप बाहर, तो हमारे पास में आ जाएगा समाकलन ई ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमें ये पता है कि समाकलन का मतलब होता है टोटल ज्ञात करना। ds इतना हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, तो फाइनल कितना हो सकता है, डॉट डॉट वाला पूरा गोला हो सकता है। एक छोटे अल्पांश का एरिया ds था, तो संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो इस समाकलन के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया e इंटू समाकलन ds यानी उसका क्षेत्रफल। तो अब आप ये बताइए कि ये जो ds हमने ले रखा है स्मॉल गोले पर ले रखा है या बाहर वाले गोले पर ले रखा है। हमने यहाँ पर ds जो लिया है यानी जो क्षेत्रफल अल्पांश काटा है वो गाउसियन पृष्ठ पर काटा है, तो क्षेत्रफल भी किसका लिखना है, गाउसियन गोले का ही लिखना है, न कि दिए गए चालक गोले का। और हमारे पास गाउसियन पृष्ठ जो है वो स्मॉल r त्रिज्या का है, लेकिन है गोलाई, इस कारण से उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर यानी स्मॉल r। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्मॉल r लिखना है क्योंकि ds जो है वो गाउसियन पृष्ठ के लिए है, जबकि कैपिटल R जो है वो दिए गए चालक गोले की त्रिज्या है, बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो E हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर चला जाएगा इसके नीचे, 4 पाई r स्क्वायर और एप्सिलॉन नोट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास E बराबर, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू q अपॉन r स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इनको एक साथ लिख लिया और q अपॉन r स्क्वायर को अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बल नियतांक लगा सकता हूँ यानी स्मॉल k यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर E बराबर k
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास में किसी चालक गोले के सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फॉर्मूला। यदि मैं इसको लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में देखो क्या होगा, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप, क्योंकि ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आर की डायरेक्शन में ही है, यानी बाहर की ओर ही है। तो आर कैप जो है वो ई वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, एकांक सदिश है। तो एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिए कि ई का जो मान है एक तो निर्भर करता है माध्यम के ऊपर, दूसरा हमारे पास के फिक्स है, क्यू हमने स्टार्टिंग में मान दे रखा है, इसका मतलब है कि क्यू का मान भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ई का जो मान होगा वो किस पे निर्भर होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ई का जो मान होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। तो ये हमारे पास जैसे जैसे गोले से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चरघातांक के रूप से क्या होती है, कमी होती है। यानी एक तरह से ये फॉर्मूला जो हमारे पास है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर किसी पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान ही है। यानी इस स्थिति में ये चालक गोला जो है वो एक बिंदु आवेश की तरह ही काम करता है। यहां तक का कर लीजिए आप नोट। नेक्स्ट इसी फॉर्मूले को देखेंगे हम पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में, नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। तो ई का जो मान है वो हम निकाल लेते हैं सिग्मा की फॉर्म में। तो हमारे पास देखो क्या फॉर्मूला था, ई बराबर था हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि क्यू का जो मान था वो सिग्मा के रूप में था, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान रखना सिग्मा के जो मान था उस सिग्मा के मान में हमारे पास कैपिटल आर था, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो हमारे पास गाउसियन पृष्ठ का नहीं बल्कि दिए गए चालक गोले का निकलता है। तो अब हम Q का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसलिए हमारे पास E का जो मान आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह मैं पुट कर सकता हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और E का मान आ जाएगा हमारे पास देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। यहाँ पर बाकी के सभी मान फिक्स हैं। सिग्मा का मान फिक्स आएगा पूरे गोले के लिए, एप्सिलॉन नॉट खुद एक कांस्टेंट है, आर जो है उसकी त्रिज्या है वो चेंज होती नहीं है। तो इसकी निर्भरता किस पे हो गई, एक तो हमारे पास में हो गई माध्यम पर और दूसरी हो गई इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो थी कि बिंदु जो है वो चालक गोले के बाहर लिया गया है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू के फॉर्म में। और यदि एग्जाम्पल में आपको पूछा जाता है या न्यूमेरिकल में आपको सिग्मा के रूप में पूछा जाता है तो उसके आगे का ये भाग और कर सकते हैं। बाकी हमारे पास वहीं पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर जो कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। इसको और नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास में है कि जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है, यानी R बराबर R है, क्योंकि जब बिंदु P को हम इस पॉइंट पर लेंगे तब कैपिटल R और स्मॉल r समान हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। बिंदु P लिया यहाँ पर, तो बिंदु P जब हमने यहाँ लिया तो बिंदु P यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, किसी भी बिंदु पर ले सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट के लिए R का मान समान होगा। तो जब R का मान समान होगा तो प्यारे विद्यार्थियों आपको कन्फर्म हो रहा होगा कि गाउसियन पृष्ठ जो होगा, गाउसियन पृष्ठ कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला ही होगा, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R जो है वो दोनों समान है, इसलिए गाउसियन पृष्ठ यहाँ पर इस चालक गोले के समान ही होगा। तो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या था, इसके ऊपर काटते हम एक अल्पांश। ई वेक्टर की डायरेक्शन तो इसी तरफ ही रहेगी। यहाँ पर काटा हमने एक अल्पांश, तो हमने यहाँ पर एक अल्पांश काटा है, तो ds एरिया का एक अल्पांश काटा, मतलब ds इसी प्रकार से होगा और ds वेक्टर इस तरफ होगा। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर वापस आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। गाउसियन पृष्ठ कैपिटल R त्रिज्या का ही क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस स्थिति में चालक गोला ही गाउसियन पृष्ठ बन जाता है। तब जब बाहर था उस समय क्या फॉर्मूला था ई का, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर जो है वो कैपिटल आर की क्या है, बराबर।
तो चूंकि आर जो है वो किसके बराबर है, आर के, तो आप जहाँ पर स्मॉल आर है उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल आर पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ए का जो मान आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको मैं दर्शा सकता हूँ एस से, यानी सरफेस पर ये वैल्यू है, तो हमारे पास सरफेस पर जो वैल्यू आएगी उसका मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, इसका मैक्सिमम मान होगा। तो यदि आप इसको सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो वो आपके पास एक्स्ट्रा होगा, जब आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो, बाकी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से यदि मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखता हूँ तो अभी हमने ज्ञात किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो किसी चालक के सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है ई एस बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये ई एस का जो मान अब आपको मिल रहा है वो उसकी दूरी पर निर्भर ही नहीं है, और जो विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं होता है वो समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब इसके सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस प्रकार का होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये हो गया आपके सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। नेक्स्ट देखेंगे इसकी थर्ड कंडीशन कि यदि बिंदु इसके भीतर कहीं लिया जाता है, कोई सी भी जगह पर लिया जाता है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। नोट कर लीजिए आप इसकी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारे पास में है कि जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है, यानी R छोटा है किससे, कैपिटल R से। तो यदि मान लीजिए P बिंदु हमने यहाँ पर लिया है, P बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके केंद्र से दूरी कितनी है, R। तो ये बिंदु P यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यानी R दूरी पर ये कहीं पर भी हो सकता है। तो उन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पुनः हमारे पास स्मॉल r दूरी का क्या बन जाएगा, एक गाउसियन पृष्ठ जो होगा वो एक गोला बन जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रकार की सहायता से पहले से एक गोला बना लीजिए। अब इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर हमें क्या काटना है, एक अल्पांश काटना है। तो ये हमने एक अल्पांश काट दिया। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो इसके सरफेस से बाहर ई की ओर ही होगी, तो ई वेक्टर बाहर की ओर, तो डी एस वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ, तो ई वेक्टर भी इसी तरफ, डी एस वेक्टर भी इसी तरफ, तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। अब हमारे पास चार्ज जो था वो तो हो गया यहाँ पर, गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर। तो अब आप ये बताइए कि जो चार्ज था वो तो सरफेस के बाहर है, मतलब कोई कमरा है तो कमरे के बाहर की दीवार के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, और अब हम पहुंच गए कमरे के अंदर। तो चार्ज तो कमरे के बाहर बाहर ही मौजूद था, तो क्या उस कमरे के अंदर कोई चार्ज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर कहीं पर भी चार्ज नहीं है, यानी Q बराबर कितना है इसके अंदर, 0 है। तो अब आप ये बताइए तो क्या इस छोटे गोले के अंदर कोई चार्ज आएगा, छोटे गोले के अंदर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गोला था, चार्ज हमने यहाँ पर फैला रखा है, और अब हमने बिंदु ले लिया इसके भीतर, तो गाउसियन पृष्ठ भी इसके अंदर ही बनेगा। तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज कवर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो कहाँ है, बाहर ही रह गया, अंदर कुछ भी हिस्सा नहीं होगा। अगर हम गोला बाहर बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा, लेकिन गोला अंदर है और चार्ज तो बाहर ही रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। तो पुनः हमारे पास में गाउस के नियम से, तो अब आप डायरेक्ट खोल लेना इसको, ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। थीटा का मान तो हमारे पास तीनों ही स्थितियों के लिए 0 डिग्री प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट सिग्मा क्यू 0, और 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट ये पूरा कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के, और कोस 0 का मान कितना, 1। तो यहाँ पर क्या बचा, ई डी एस, और बराबर में क्या है हमारे पास, 0 है। यहाँ से ई जो था वो यदि होता है तो इस गाउसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर होगा, तो गाउसियन पृष्ठ के ऊपर तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, समान, तो ई तो क्या आएगा, बाहर, क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा डी एस बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो राशियाँ आपस में गुणा होकर किसके बराबर हो रही है, 0 के। तो क्या कभी कोई दो राशियाँ गुणा होकर 0 के बराबर हो सकती है एक साथ, कभी भी नहीं होंगी। कक्षा 10 में आपने देखा होगा x + 4 x + 3 बराबर कितना, 0।
यानी x प्लस 4 एक ब्रैकेट है, x प्लस 3 एक दूसरा ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेटों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? 0 के। या तो ये x प्लस 4 जो है ये 0 के बराबर होगा, या ये x प्लस 3 जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के। यानी हमारे पास ऐसे हो सकता है 0 गुणा 4 बराबर कितने होगा? 0 के। या ऐसे हो सकता है कि 3 गुणा 0 वो कितने के बराबर? 0 के। लेकिन 0 गुणा 0 वो 0 हो जाए ये ऐसा संभव ही नहीं है। एक तरह से ये किस प्रकार का मान होता है? अपरिभाषित मान होता है। हम तो मान लेते हैं क्योंकि हम उसको परिभाषित ही नहीं कर पाते हैं कि 0 गुणा 0 कितने के बराबर होता है। अनंत में अनंत का भाग दें कितना आएगा हमें पता नहीं, 0 में 0 का भाग दें हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपरिभाषित मान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 किसी एक से गुणा होके 0 हो सकता है, कोई संख्या 0 से गुणा होके 0 हो सकती है, लेकिन 0 0 से गुणा होके 0 नहीं हो सकता। कैसा मान होता है ये? अपरिभाषित मान। इस कारण से हमने यहाँ पर इसको हल किया था x बराबर -4 और x बराबर -3, यानी x का मान -4 और x का मान -3। तो हमने अलग अलग लिखा, या तो x प्लस 4 का मान कितने के बराबर? 0 के। जब ये 0 के बराबर होगा तो ये नहीं होगा, जब ये 0 के बराबर है तो ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर e और यहाँ पर समाकलन ds वेक्टर दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 0 के। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम यही बन रही है, या तो फर्स्ट वाला मान 0 है तब ये 0 होगा, या फर्स्ट वाला मान 0 नहीं है तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब या तो e का मान 0 होगा या समाकलन ds का मान 0 होगा। तो डायग्राम में देखिए आप किसका मान 0 हो सकता है। आपने यहाँ पर स्मॉल r त्रिज्या ली है। यदि आपने बिंदु P लिया है और P बिंदु की केंद्र से दूरी r ली, तो आपके पास अल्प दूरी भी आएगी, तो इसका मतलब अल्प दूरी का एक गोला बनेगा। तो जो कल्पना करके बना रहे हो तो भी यदि मान लीजिए आपने r दूरी ली है तो कल्पना में भी आपके एक डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, मतलब एक गाउसियन पृष्ठ तो बनेगा ही बनेगा यदि आप दूरी कितनी लेते हो? r। तो अब हमारे पास ये है कि जब हमारे पास एक गाउसियन पृष्ठ होगा तो गाउसियन पृष्ठ यदि हम मानते हैं कि ऐसा होगा तो ये भी कन्फर्म है कि उसका कोई एरिया भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ds समाकलन यानी संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल वो तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये तो 0 नहीं था, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला मान क्या होगा? 0। तो सेकंड वाला मान हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि समाकलन ds वेक्टर जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब समाकलन ds वेक्टर 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब e के मान को किसके बराबर होना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? 0 होगा। वैसे भी आप अनुमान लगाइए कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किसकी वजह से होगा? आवेश की वजह से। यदि आवेश ही नहीं होगा तो ये बताइए प्यारे विद्यार्थी, वहां कोई विद्युत क्षेत्र होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चालक गोले के भीतर तो आवेश ही नहीं है, तो जब आवेश ही नहीं होगा तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। लेकिन ये हमने सिद्ध किया गाउस के नियम से। ये हो गई हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन को आप नोट कर लीजिए। फिर हम विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास जो कथन होगा वो किस प्रकार से होगा? गाउस के नियम का कथन लिखिए, किसी समरूप आवेशित चालक गोले के पृष्ठ के बाहर तथा पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। नोट कर लीजिए थर्ड कंडीशन। देखते हैं इसके आगे का भाग। तो किसी चालक गोले के लिए हमारे पास 3 स्थितियों के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले प्राप्त हो चुके हैं, जहां पर हमारे पास नंबर फर्स्ट था कि चालक की सतह के बाहर यदि बिंदु है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे को प्राप्त हुआ है। जैसे नंबर फर्स्ट E एक्सटर्नल यानी बाहर की ओर, जिसका मान हमारे पास में है KQ/r², और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। सेकंड हमारे पास में आ जाता है इसके सरफेस के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में आ गया KQ/R² या सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसका मैक्सिमम मान होता है। ठीक है, यानी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा किसी चालक गोले के लिए वो मैक्सिमम होगा हमारे पास में। नंबर थर्ड की यदि हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है जो कि सतह के भीतर हो यानी गोले के अंदर कहीं पर हो, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? 0 होता है।
तो अब हम इन तीनों कंडीशनों को लेकर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ यदि परिवर्तन देखते हैं कि दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से चेंज होता है, तो उसे दर्शाते हैं हम एक ग्राफ के द्वारा, जो कि एग्जाम में काफी बार आपके 1 नंबर की क्वेश्चन के लिए पूछ भी लिया जाता है डायरेक्ट ही, कि किसी चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ खींचिए, किस प्रकार का आलेख बनेगा या ग्राफ बनेगा देखते हैं। तो माना कि हमारे पास जो चालक गोला हमने ले रखा है वो इस प्रकार से था और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका और दूरी के साथ परिवर्तन बनाना है। तो इस चालक गोले के लिए हमारे पास 3 कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। ये तो हो गई इसकी रेडियस और ये हमारे पास दूरी लेते हैं। तो हम चालक गोले की दाईं तरफ भी बढ़ सकते हैं, दूरी जो है वो दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों ही साइड से परिवर्तित की जा सकती है। ये हो गया इसका केंद्र बिंदु, ये हो गया इसका सरफेस। तो सरफेस पे जो कंडीशन है वो है r बराबर r, सरफेस के बाहर वाली कंडीशन है स्मॉल r ग्रेटर देन r और सरफेस के अंदर वाली कंडीशन है r लेस देन r। और y अक्ष पे ले लिया हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास यहाँ पर जो चालक गोला लिया है वो यहाँ पर इसकी पोजीशनों को समझने के लिए कि r बराबर r, r ग्रेटर देन r और r लेस देन r की पोजीशन कैसे बनेगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर गोले को बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे बना देते हो तो आपके समझने के लिए ज्यादा बेटर होगा, बाकी आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारे पास y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। x अक्ष के ऊपर हम लेते हैं जिसको परिवर्तित करते हैं, तो यानी r आपके दोनों साइड में। तो ये पोजीशन हमने मान ली है किसकी, r इज इक्वल टू r की, और इसके राइट हैंड में हमारे पास में है r ग्रेटर देन कैपिटल R यानी सरफेस के बाहर की पोजीशन, और ये हो गई हमारे पास लेस देन r। तो अब हमारे को यहाँ पर y अक्ष के ऊपर चेंज हो रहा है e, तो e को ले लिया हमने y अक्ष पे, x अक्ष पे हमारे पास दूरी ले ली, जो आपके इधर भी दर्शा सकते हैं और इधर भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि जब गोला हमारे पास में होगा तो हम गोले के कोई सी भी तरफ दूरी बदल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये सर्किल लिया हमने इन पॉइंटों को समझने के लिए। तो अब दूरी के साथ ई के मान हम पुट करके देखते हैं और इन मानों को समझते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो सबसे ज्यादा जो मान होता है वो होता है इसके सरफेस के ऊपर, तो सरफेस वाला पॉइंट हो गया ये वाला, और इस बिंदु के ऊपर ई का जो मान होगा वो मैक्सिमम होगा, जो ई का मान कितना भी हो सकता है जो हमें फिलहाल पता नहीं है। तो माना कि ई का जो मैक्सिमम मान है वो ये है, और ये मैक्सिमम मान जो है वो कौन से बिंदु पर है, r इज इक्वल टू r के ऊपर यानी सरफेस पर। तो इसका मतलब इस बिंदु के ऊपर इसका मान मैक्सिमम होगा, जो सपोज कर लिया ये वाला है, और ये मैंने इसको डॉट डॉट दर्शा दिया। डॉट डॉट जो है वो ग्राफ नहीं है बल्कि इस बिंदु को दर्शाने के लिए एक लाइन मैंने मानी है, और इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो कितना है, E बराबर KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस से जैसे ही बाहर की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 1/r स्क्वायर के अनुसार चेंज होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चरघातांकी रूप से घटता है। और आपको पता है कि व्युत्क्रमानुपाती के लिए जो ग्राफ आएगा वो एक तरह से चरघातांकी रूप में आएगा। तो स्टार्ट में आपकी ग्राफ एकदम से डाउन आएगा और उसके बाद धीरे धीरे डाउन होगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो शून्य अनंत पर ही जाके होगा, उसके पहले नहीं होगा। ये हो गया कंडीशन सरफेस के बाहर की। इसी पॉइंट को आप यहाँ पर भी लीजिए, तो ग्राफ को आपको ये वाला ही बनाना है, वो सिर्फ समझने के लिए हमारे पास। तो ये मान लीजिए इसका मैक्सिमम मान है और ये सरफेस के बाहर का ग्राफ, ए व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, और ये मान आ गया हमारे पास KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, जो कैसा है मैक्सिमम मान। नेक्स्ट देखिए कि सरफेस से अंदर की ओर यदि हम कोई बिंदु लेते हैं, चाहे यहाँ पर ले कोई सी भी जगह पर अगर हम बिंदु लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, 0। माना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, इसका मतलब इसके अंदर जो ग्राफ आएगा वो इस लाइन के ऊपर ही होगा, यहाँ पर इस खाली जगह में नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस साइड में हमें ग्राफ दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो होगा वो इस लाइन के ऊपर ही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ है। तो चौथा पॉइंट इसका हमारे पास में आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ। 3 कंडीशनों के ऊपर हमने मान ज्ञात किया। तो किसी गोलीय कोष के लिए और चालक गोले के लिए सेम प्रोसेस यही रहेगा। यदि एग्जाम में गोलीय कोष शब्द आता है तो आप गोलीय कोष यूज कर लीजिए, और यदि चालक गोला आता है तो चालक गोला यूज कर लीजिए। बाकी सेम प्रोसेस यही होगा, और अचालक गोले के लिए देखेंगे हम इससे नेक्स्ट भाग में। और यदि आज का टॉपिक आपका क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गाउस के नियमानुसार। यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।